चुनाव के सबसे बड़े शो, सबसे बड़ा दंगल में एक बार फिर आपका स्वागत है। 2 घंटे बाद लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार की तारीख का ऐलान हो जाएगा। चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही पूरे देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। चुनाव में हिस्सा लेने वाली सभी पार्टियां सीधे चुनाव आयोग की निगरानी में आ जाएंगी। लेकिन अब सवाल यह है कि देश भर में कितने चरणों में चुनाव होगा। यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, तमिलनाडु बड़े राज्य हैं जहां लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। इन 5 राज्यों में करीब 250 लोकसभा सीटें। तो नजर इन 5 राज्यों पर एक बार किशोर डाल लेते हैं, क्योंकि डालना जरूरी भी है कि यहाँ कितने चरण में अब तक चुनाव होते आए हैं। जी हाँ, तो इन बड़े बड़े राज्यों में कितने चरणों में चुनाव होते आए हैं वो देखना होगा, और ये देखना होगा कि इस बार उन राज्यों में कितने चरणों में चुनाव होता है। पहले टीवी स्क्रीन पर जो आज हमारा दर्शकों के लिए जो डिजाइन हमने स्क्रीन को आपके लिए किया है वो बता देते हैं। सबसे पहले तो स्क्रीन के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें आपको ये दिखेगा कि किस गठबंधन को 2019 में कितने फीसद वोट मिले हैं, इनफैक्ट कितने वोट मिले हैं। ऊपर वाली स्क्रीन जो आपको नजर आ रही है किशोर जी हाँ, और स्क्रीन के नीचे आपको हर राज्य के आंकड़े दिखेंगे। अभी आप जहां पर पीएम की ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं वहां हर राज्य के आंकड़े दिखेंगे। 2019 में राज्यों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी ये सब देखेंगे। तो ये 12 से 14 राज्यों में 2 से 7 चरणों में होंगे। बड़े बड़े राज्यों में 2 से 7 चरणों में चुनाव होंगे, और कई राज्य ऐसे भी होंगे जहां एक ही चरण में चुनाव होगा। और हमें यही देखना है कि जो पिछली मर्तबा हुआ था 2019 में, क्या वो रिपीट हो रहा है या उसमें कुछ रद्दोबदल है। अच्छा, जहां किशोर आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं उनके बगल में जो आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है वहीं पर आपके लिए हमने कुछ और डिटेल्स दी है, जैसे अलग अलग फैक्टर्स हैं, किन किन इलाकों में मुसलमान बहुत तादाद में हैं और उनका जो वोटिंग परसेंटेज है वो किसी को जिता या हरा सकता है। उसके ये देखिए, ये आ गया दलित फैक्टर जो है वो कितना प्रतिशत है, किन किन सीटों पर है, खासकर 2019 की लोकसभा सीटों में। अच्छा, कितनी सीटों पर मुस्लिम निर्णायक रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स आपको डिटेल में जब हम चर्चा कर रहे हैं साफ तौर पर दिखाई देने वाले हैं। जी, और इसके साथ विश्लेषण करेंगे हम अपने पैनल के साथ। लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वागत दुष्यंत जी आपका। प्रेम शुक्ला जुड़ेंगे हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के। अक्कू श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। सतीश सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और इसके अलावा विवेक श्रीवास्तव जी सीपीआई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक जी, स्वागत आपका। और हमारे साथ अलग अलग रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं यहाँ पर। बस अब कुछ देर का इंतजार और 2 घंटे का वक्त, और 3 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी और उसके बाद तारीखों का ऐलान हो जाएगा। प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, मैं पहले आपका रिएक्शन इसलिए चाहती हूँ क्योंकि यहाँ बिगुल बजेगा और वहां पर ये जो फाइट है वो और तगड़ी हो जाएगी। शुरुआत तो इनफैक्ट कल ही से हो चुकी थी। जी नहीं, स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अब की बार 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो है कृत संकल्प है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब संकल्प लिया तो 272 प्लस तो हम 282 हो गए। जब 2019 में संकल्प लिया 300 प्लस तो हम 303 हो गए। इस बार के भी संकल्प को साकार करने के लिए हमारे कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। हमारे नेतृत्व ने जिस तरह से जो है पूरे देश में विकास कार्यों को गति दी है, जिस तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की पराकाष्ठा सतीश जी ने किशोर इसी पर एंड किया था कि वो परसेप्शन वो परसेप्शन बनाने की जो कला है वो विपक्ष के पास नहीं है, वरना ये चुनाव किसी और तरीके के होते। मैं चाहती हूँ सतीश जी आप कंप्लीट कर ले उस बात को। देखिए, मैं कतई नहीं कहता, इसमें आप थोड़ा समय दीजिए, ये कतई नहीं कहता कि डिलीवरी में, ट्रांजैक्शन में और उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुद्दे नहीं हैं। मुद्दे में आपको चाहे बेरोजगारी का इतना ये डंका पीटते हैं, वो एक मुद्दा हो सकता था। आबादी, आरक्षण, ओबीसी, जाति गणना, क्रोनी कैपिटलिज्म, गरीबों का विभाजन, मुस्लिम हिंदू विभाजन, किसान, महंगाई, ये मुद्दे हैं। लेकिन सामने आपने कहा ना, पब्लिसिटी की भी प्रकाष्ठा है और डिलीवरी भी है। डिलीवरी में क्या क्या है वो देख लेते हैं। डिलीवरी में है कि मोदी की गारंटी है, विकसित भारत का सपना है। फिर आपको देखिएगा कि हम जो देखते हैं, हम लाभार्थी जो जिसको बोलते हैं, कई तरह के लाभार्थी हैं। उनकी सारे इन्होंने चुनाव प्रचार खत्म कर दिया है। आपको शायद मालूम हो या ना हो, सारे सम्मेलन, सारे जोड़ तोड़ सब हो गए। जोड़ तोड़ गलत शब्द बोल रहा हूँ,
बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हुए हैं जो को मुझे जानकारी है। और जैसे कि इसमें ये कहते हैं, और उसके ऊपर जो हम जो कहते हैं ना कि मोदी का परिवार, अब क्या है कि फ्रीबी का एक शब्द लेते हैं। फ्रीबी भाजपा दे रही है, बहुत सारी चीज़ें दी है, देना भी चाहिए, बहुत चीज़ है। और दूसरे में तो फिर वो पब्लिसिटी के लेवल पर आता है तो वो मोदी जी की गारंटी हो जाती है, और दूसरे की आ जाती है तो वो पब्लिसिटी, वो फ्री भी होती है, जो कि तर्कसंगत नहीं लगता है। तो ये पब्लिसिटी के प्रकाष्ठा पे भी है, डिलीवरी भी है। और जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि जो विपक्ष का गठबंधन है, आज है, कल शाम में नहीं है, परसों है, 3 टूट हो चुकी है। ज्यादा से ज्यादा क्या गठबंधन हुआ? मशीनरी वो दो राज्यों में, दो राज्यों में है, और दूसरी तरफ जो है। किशोर, एक बात बोलना चाहता हूँ, बिहार में बड़ा डंका पीटा जा रहा, महागठबंधन और ये और वो, इतनी बड़ी रैली हुई, वहां पर लिफ्ट ऑफ भी इनको मिल सकता था। लेकिन जो सबसे आसान जगह जहां पर सीटों का बंटवारा हो सकता था, INDIA में, जिसको आप लोग इंडी बोलते हो, वहां पर तो नहीं हुआ अभी तक। महाराष्ट्र में नहीं हुआ, जो सस्पेक्ट स्टेट हो सकते थे। तो ये चीजें खड़ी की जाती है, और आपके खड़ा होने से पहले उस पर भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी मशीन है और ऊपर खड़ी हो जाती है और काम भी करती है। ऐसा नहीं है अभी, अब इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा बनने को तो बना सकता है, जब बोफोर्स बन सकता है तो ये भी बन सकता है, लेकिन नहीं बन पाएगा, हम ये कह रहे हैं। और आज इनफैक्ट जब आप बात कर रहे हैं महाराष्ट्र का, आपने जिक्र किया कुजी, महाराष्ट्र में आज राहुल गांधी होंगे, वहां पे तेजस्वी यादव भी होंगे आरजेडी के, और तमाम दूसरे बड़े कल है, इनफैक्ट कल वो दिन है। लेकिन आज भी इसी बात को लेकर संशय बना हुआ है कि कहीं कोई गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा, जो सतीश जी कह रहे हैं। एक रैली बुलाने में इनको 17 महीने लगे, तो क्या चुनाव? मैं तो कहता हूं कि ये दुनिया का सबसे एक तरफा चुनाव है, सबसे बड़ा चुनाव, सबसे एक तरफा चुनाव, और शायद वर्तमान स्वरूप में यह अंतिम चुनाव है। बाद में आप देखिएगा कि महिला के आरक्षण भी आ जाएगा, फिर पॉपुलेशन काउंट भी हो जाएगा, फिर कंस्टिट्यूएंसी बदल जाएगी। ये मौका यही है जो कि ये चुनाव का निर्धारण है। और मैं तो कभी कभी मुझे लगता है कि वर्तमान स्वरूप में ये डेमोक्रेसी, मनोज काका भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं चाहती हूँ मनोज काका भी इस पर अपनी बात रखे, अकुश श्रीवास्तव भी, लेकिन हम कुछ डेटा दिखा देना चाहते हैं आपको एक बार। यहाँ बिहार की बात की सतीश जी ने कि बिहार में भी मौका था, वहां पर भी नहीं हुआ। ये बिहार, दिल्ली, गुजरात ऐसे राज्य जहां ये क्लीन स्वीप हो गई थी पिछली बार। बिहार में सिर्फ एक सीट, बिहार, दिल्ली, गुजरात में सब मिला के सिर्फ एक सीट, सिर्फ किशनगंज, सिर्फ एक पिछली बार जीती थी। तो दिल्ली में पिछली बार एक चरण में चुनाव हुआ था, वो एक ही चरण में इस बार भी होना ही चाहिए, क्योंकि दिल्ली में ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तो 7 सीटें हैं। एक रहे हैं मनोज तिवारी, पिछली बार जो सांसद थे, बाकी सब बदल दिए गए, सब बदल दिए गए हैं। और इधर इनका गठबंधन भी हो चुका है, पिछली बार 7-0 था, इस बार गठबंधन हो चुका है। ओपिनियन पोल कह रहा है कि गठबंधन पोल होने के बावजूद एनडीए को ही 7 सीटें, यानी बीजेपी को ही, यहां पर तो एनडीए क्या है, बीजेपी है, वो बीजेपी को ही 7 सीटें जाएंगी। बिहार में 7 चरण में पिछली बार चुनाव हुआ था, और इस बार भी 6 या 7 चरण ही लगेंगे। पिछली बार 11 अप्रैल, 18 अप्रैल, इस तरीके से 7 चरणों में चुनाव हुआ था। इस बार भी 6 से 7 चरण हो सकते हैं। अच्छा, और 2019 में किस तरीके का 39-1, वही जो एक जो है, जो किशनगंज को छोड़ दीजिए, किशनगंज जो कांग्रेस जीती थी, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। 39 सीटें यहाँ बीजेपी प्लस को आई थी। इस बार भी क्या मेगा ओपिनियन पोल ऐसा ही कुछ दिखा रहा है? एनडीए को एक सीट कम दिखा रहा है यहाँ पर, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलने का अनुमान। हालांकि अभी तक वहां पर किसी तरह का कोई शेयरिंग नहीं हुआ है, ना कैंडिडेट अनाउंस हुए हैं, लेकिन 2 सीटें यहाँ पर। विक्रांत भी हमारे साथ बने हुए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। गुजरात जो है वो एक चरण में होता है, इस बार भी एक ही चरण में होना चाहिए। और गुजरात की जो 26 सीटें हैं, पिछली बार भी पूरा क्लीन स्वीप हुआ था। इस बार भी जो अनुमान है ओपिनियन पोल का, वो यही कहता है कि 26-0 ही हो सकता है इस बार भी। तो ये ऐसे राज्य जो मशीनरी की बात कर रहे हैं कि वो खड़ा नहीं हो पा रहा है विपक्ष, सतीश जी ने बोला, ये बार बार ये कोई एक आकलन नहीं है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये कोई एक तरफा आकलन भी नहीं है। मतलब ठीक है, जो समर्थक है उनका तो आकलन ये हो सकता है कि भाई एक तरफा चुनाव चल रहा है, लेकिन जो समर्थक नहीं है रूलिंग गठबंधन के, उनका भी आकलन इसी तरीके का दिख रहा है। वो भी ये बात मानेंगे। और मनोज काका, आप लड़ने के लिए सिपाही हैं, वॉरियर हैं, आप लड़ के ये बातें कह सकते हैं, लेकिन लब्बो लुबाव यही निकल कर आता है कि इंडिया, जब ये शब्द कॉइन किया गया था, जब आपकी अलायंस एक साथ इकट्ठा हुई थी, तब लगा था कि इस बार फाइट होगी, इस बार लगेगा कि मोदी वर्सेस पूरा विपक्ष यहां पर खड़ा हुआ है। लेकिन
आते आते चुनाव छिन्न भिन्न है। पश्चिम बंगाल अपनी राह पर है, पंजाब अपनी राह पर है, एक आध जगह पर आप लोगों का गठबंधन हुआ, बस वही है। देखा जा सकता है। और आपने कहा योद्धा का सवाल नहीं है, वॉरियर का सवाल नहीं। सवाल यह है कि ये चुनाव और चुनाव में जो निर्णय आता है वो जनता के द्वारा आता है, क्योंकि डेमोक्रेसी इज द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपल होता है, क्योंकि ये लोकतंत्र है और जनता का द्वारा। तो कोई के किसी के कहने से या किसी के संकल्प भर ले लेने से, संकल्प तो इस तरह के भी लिए गए कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, संकल्प तो ये भी लिया गया कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, संकल्प तो ये भी लिया गया कि 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे। और हकीकत का जब आप आकलन करेंगे तो पाएंगे कि रेलगाला जैसे चौकी जो हमारी थी आज हमारे कब्जे में नहीं है। तो संकल्पों के बरक्स झूठ और विज्ञापनी विकास को और विज्ञापनी वैभव को ही अगर देश की संपन्नता समृद्धि मान लिया जाए तो यकीन करें हम लोग तो गांव गरीब और जो तबका हक के हाशिए पर है उसके बीच से निकले हैं और उसी के बीच में रहते हैं। हम लोग देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी इतना सारे आपने आंकड़े प्रस्तुत किया, मैं जो आंकड़े दूंगा अगर कहीं झूठ होगा तो जरूर रोकिएगा। ये सच है कि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में गोवा से लेके और मणिपुर तक, जहां उसकी सीट कांग्रेस के बरक्स चाहे और दलों के बरक्स कम थी, लेकिन सरकारें वहां पर वो जनादेश से नहीं धनादेश से खरीदा। जिस तरह से 9 सरकारों को, चाहे वो महाराष्ट्र का उदाहरण हो, पिछले बार चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे मणिपुर। मनोज जी सवाल विधानसभा थी ना, आप लोकसभा की बात कीजिए ना। रूबिका सुनिए, अब जो सरकारें धनबल के आधार पर खरीदते हो, जो कंपनियों से ईडी और सीबीआई के बल पे चंदा लेते हो, वो कह रहे हैं कि उनकी बहुत व्यापकता है और मोदी जी जो संकल्प ले, मोदी का लिया हुआ हर संकल्प झूठ है। नहीं तो आप अगर ये सारी बातें सही हैं, बार बार यही सवाल होता है कि आपकी जो अगर सारे इल्जाम सही हैं तो फिर वोट कैसे जुटा लेते हैं इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी? क्योंकि मशीनरी है यहाँ पर। पॉइंट ये सवाल आपसे ये पूछा गया कि मशीनरी के जो उनकी मशीनरी उनके मुकाबले आप एकजुट तक नहीं दिख रहे हैं, आप उस तरीके से नहीं दिख रहे हैं कि ये लड़ने के लिए तैयार हैं। विवेक जी देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। आपका सवाल वाजिब है, मैं खत्म कर दूं जरा, अगर 1 मिनट दीजिए तो मैं खत्म कर दूंगा। ये 30 सेकंड मनोज काका, 1 मिनट नहीं 30 सेकंड मनोज काका। हाँ, उसके बरक्स आप आंकड़ों में भी जाइए। 65% अभी आज भी वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस देश में पड़ता, तो अभी आज भी लोग समता, बंधुत्व और लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाले हैं। बीजेपी के चंदा चोरों के नफरत के व्यवहार का कोई समर्थक नहीं है इस देश में। ये बीजेपी के चंदाखोर, यही तो बात है ना, वो बीजेपी के चंदाखोर। और वो आपको कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ 6000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड लिए, बाकी 14000 करोड़ तो ये 200 ऊपर सीट वाले लेकर गए हैं। तो चंदाखोर तो आपकी तरफ भी आ गए, मतलब वो उनको दे तो चंदाखोर और आपको दे तो चंदा मामा, ऐसे थोड़ी ही चलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको पूछना चाहिए ना कि जिस फ्यूचर गेमिंग के पास 2 अप्रैल 2022 को ईडी जिसकी संपत्ति 409 करोड़ की जब्त करती है और वो 100 करोड़ का फिर चंदा बीजेपी के इलेक्टोरल बॉन्ड 5 तारीख को खरीद लेती है, तो पूछिए ना कि ऐसा क्यों हुआ। नहीं, आपने पूछ ही लिया है। मैं आपका जवाब बिल्कुल सवाल डायरेक्ट कर देती हूँ। प्रेम शुक्ला जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, विवेक जी बस एक देखिए, अब जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, जिस तरह के चंदा शब्दों का प्रयोग किया, मनोज जी सुन लीजिए। मुलायम सिंह यादव जो हैं वो क्या बाहुबल से कि धनबल से बसपा को तोड़ा था उन्होंने? बसपा के सारे विधायक जब टूट कर आए थे, मुलायम सिंह यादव को 2003 में बहुमत दिया था, जनादेश था। लेकिन उन्होंने क्या, अनिल अंबानी को जब उन्होंने संसद में भेजा था तो क्या लिया था? दादरी वाली परियोजना की सीबीआई जांच हुई थी कि नहीं हुई थी? 35,000 रुपए में लखनऊ में किस जमाने में जो है बंगला बन जाता था, मुझे बता दीजिए जरा। सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट में 35,000 रुपए में लखनऊ में बंगले का निर्माण है। इससे अधिक भ्रष्टाचारी क्या हो सकता है? और आपकी स्थिति ये थी कि सीबीआई डंडा लेके बैठ गई और मुलायम सिंह यादव मनोज जी आपने पूरी बात रखी, वो आपके बीच में नहीं बोले थे। आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए, पहले उनको बोल लेने दीजिए। दोनों की आवाज का एक सेकंड। हाँ, पहले प्रेम शुक्ला जी को अपनी बात रख लेने दीजिए, वो आपके बीच में नहीं बोलेगी। आप भी जानते हैं मनोज भाई, पूरा मौका मिला है आपको। पहले प्रेम शुक्ला बोल दे, उसके बाद आपको मैं मौका दूंगी। अमर सिंह ने तहलका नाम की पत्रिका में साक्षात्कार देकर यह स्वीकार किया कि जब सीबीआई के डायरेक्टर ने डंडा दिखाया
तो मुलायम सिंह यादव सपरिवार भयवश श्रीमती सोनिया गांधी के चरणों में लौट गए। ये आपकी दशा है। और आपके श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के समय, स्वयं विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के समय मुलायम सिंह यादव पर डकैती का चार्ज लगा, एनकाउंटर होने की स्थिति आई और साइकिल से जो है भागकर इटावा से जो है दिल्ली आए थे।